सो हेलो बच्चों। आज का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस, डिविजन्स ऑल्सो। अब इसमें क्या है ये पहले मैं बता देता हूँ। जनरली होता क्या है, स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस, बहुत सारे थ्योरीज वगैरह, क्योंकि ये कम्प्लीटली थियोटिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा स्टैटिक का भी इसमें पार्ट है, लेकिन थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की वजह से उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें करना क्या है। हमें ना सबसे इम्पॉर्टेंट काम हर स्टूडेंट को अपनी लाइफ में करना है, क्योंकि अगर उसने कॉमर्स लिया तो पहले उसका वो बेस बना है। ठीक है, 11th एंड 12th दोनों ही साल हमें हमारे बेस पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आप इन फ्यूचर किसी कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजर बनेंगे, फाइनेंस लेंगे, ठीक है, और किसी बैंक वगैरह में भी जाएंगे, मैनेजर की पोस्ट पे जाएंगे, तो उसके लिए आपका इकोनॉमिक्स अगर आप सब्जेक्ट लेते हैं तो वो आपको बेस बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, मैंने प्रीवियस जो अभी आपको 11th क्लास का पहला चैप्टर डाला था उसमें मैंने ज़्यादा डेफिनेशंस नहीं डाली। एक डेफिनेशन है, आप फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की है, एडम स्मिथ की, उसे अच्छे से याद करिए। ठीक है, और उनकी क्या अप्रोच है वेल्थ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो बस ये एक याद रखिए, लेकिन आपसे कोई पूछे तो आप बिल्कुल सही कह पाएँ। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप इंटरव्यू जब देते हैं तो वो आपकी पहले, आपसे पहले आपकी मार्कशीट देख लेता है। आप उस क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो फिर आप वहाँ पे जॉब पे इंटरव्यू दे पाते हैं। और जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तभी तो आप कुछ बता पाते हैं। हाँ, आपको सुनने में लग रहा होगा आज थोड़ा सा लेक्चर वाला वो है टॉपिक, तो ज़रूरी भी है। सुन लीजिए, समझ लीजिए, बेसिक है। तो उसके लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि अगर जब भी आप इंटरव्यू में देने जाते हैं तो आप जनरली लोगों, आप सब लोगों ने एक मूवी देखी होगी, थ्री इडियट, उसमें एक रट्टू तोता था वो। ठीक है, मान लेते हैं रटना एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसने भी मेहनत करके ही रटा होगा। और अगर आप अच्छा अच्छा प्रॉपर किसी अच्छे फेमस राइटर की डेफिनेशंस वगैरह को प्रॉपर याद करके लिखते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको यू विल गेट अ गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जब अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपके रिज्यूमे में वो परसेंटेज दिखते हैं, और उसकी वजह से आपको अच्छी कंपनियों में इंटरव्यू के कॉल आप आराम से 95%, 90%, तो इससे आपको बहुत अच्छा फील होता है कि आपके इतने अच्छे परसेंट है, तो वो आपको पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो इसलिए ज़्यादा मत याद करिए, बस फ्रूटफुल याद रखिए। जब भी आपसे कोई पूछे आप प्रॉपर एक अच्छी डेफिनेशन सुना सकें। इसलिए मैंने और 8-10 डेफिनेशन और बहुत सारा मटेरियल डालते हैं ना, ये सब मैं नहीं करता हूँ। नॉर्मली आप बस उतना ही करिए जितना आपको बता रहे हैं। ठीक है, कम याद करिए लेकिन अच्छा याद करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 1-2 मिनट आपके थोड़ा सा बात हो गई आज, ज़रूरी भी था। तो देखिए, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स का जो नेचर है वो, इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस, ये बताया जाता है। इकोनॉमिक्स साइंस है तो क्यों है? ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है इकोनॉमिक्स एक साइंस है तो क्यों है। पहला है इसका, क्योंकि ये एक साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हैं। इकोनॉमिक्स में साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ किया जाता है, जो डाटा वगैरह होते हैं उसको, पुराने डाटा से कोई प्रॉब्लम होती है तो जो पुराने डाटा होते हैं उसको काफ़ी यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक्स इसका ही एक पार्ट है, स्टैटिस्टिक। तो उसमें जो फिगर्स आते हैं, पिछले साल कितना हुआ, क्या हुआ, कितने पैसे लगे, कितनी प्रॉब्लम हुई, तो ये सब ना इकोनॉमिक्स में एक साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करते हैं। सेकंड है फॉर्मूलेशन ऑफ रूल्स। इसमें प्रॉपर रूल्स होते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपको कोई प्रीवियस प्रॉब्लम हुई थी पैसे से रिलेटेड, कंपनी में, फैक्ट्री में, एक देश में, एक नेशन में कोरोना आया था, तो कितने लोगों को कितना पैसा, कितनी वैक्सीन, कितना खर्चा आया, ठीक है, देश पे कितना पैसे का भार आया, ठीक है, कितना उन्हें बियर करना पड़ा एक देश को पैसे को लेके। तो ये सारी चीज़ें रूल सेट कर देते हैं इकोनॉमिक्स में। फिर है रेंडरिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल। अब ये इसमें, क्योंकि ये एक साइंस है तो साइंस बेसिकली प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। तो इसमें मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग है, इसमें मैंने एक्सेट्रा लगाया है वर्ड, तो ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। फिर लास्ट है कैपेसिटी ऑफ मेकिंग प्रिडिक्शन इन इकोनॉमिक्स। प्रिडिक्शंस आल्सो पॉसिबल
with the help of mathematical, statistical, arithmetical methods। अब यही चीज़ मैंने आपको अभी पीछे बताई थी ऊपर पॉइंट्स में कि जो इकोनॉमिक्स है उसकी मदद से हम प्रिडिक्शंस ले पाते हैं कि अब हम आगे क्या होगा। और प्रिडिक्शंस हम कैसे ले पाते हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ पहले प्रीवियस उसमें ये चेक कर रखी है, जो प्रीवियस प्रॉब्लम आई थी हमारे देश में, हमारी फैक्ट्री में, या जिसमें भी हम काम करते हैं और इकोनॉमिक्स में अगर हम डील कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको चारों पॉइंट समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। फिर इकोनॉमिक्स इज़ एन आर्ट। इकोनॉमिक साइंस है तो इकोनॉमिक आर्ट भी है। अब ये आर्ट कैसे है? आर्ट टेल्स अबाउट द बेस्ट प्रोसीजर विच शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। आर्ट जो है वो एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसकी मदद से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं एक अच्छे ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। ठीक है, इसको आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए, आर्ट की मदद मतलब आप इकोनॉमिक्स की सहायता से ही आप किसी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आर्ट इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स लेड डाउन फॉर द अचीवमेंट ऑफ गिवन गोल। जो भी आपको गोल्स दिए हुए हैं उसको आपको पूरा फुलफिल करने के लिए आर्ट एक सिस्टम है, मतलब कैसे काम होना है कि आप किस तरीके से कौन सी चीज़ पहले करेंगे तो ये होगा। साइंस परफॉर्म द इंटरप्रिटेशंस ऑफ फैक्ट एंड प्रिंसिपल्स एंड आर्ट प्रोवाइड द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स टू दीज फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। आर्ट हमें क्या प्रोवाइड कराता है? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, जैसे कि आपने जो भी प्रीवियस आपके इवेंट्स हुए हैं, जो भी घटना हुई है, उसको देखते हुए आप थोड़ा सा मॉडिफाई करिए चीज़ों को, थोड़ा सा अब सिचुएशन क्या है उसको देखते हुए आपको बदलना है। तो इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है जिसकी मदद से हम प्रॉपर आने वाले समय में प्रिडिक्शन कर पाते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। ठीक है, तो क्लास 11th में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ये डिविजन्स क्या हैं? इकोनॉमिक्स के में कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इकोनॉमिक्स को, जिसमें अब इकोनॉमिक्स बेसिकली वेल्थ से रिलेटेड है, तो ये सब के सब डिविजन्स आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। लास्ट लाइन देखिए, दीज डिवीजन सेंटर रिलेटेड विद ईच अदर। ठीक है, इसमें सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये देखिए, पहला है कंजम्पशंस, फिर है प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड रेवेन्यू। कंजम्पशन क्या है? बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रॉफिट को यूज़ करते हैं जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो इकोनॉमिक्स में, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन उसके लिए, प्रॉफिट होने के लिए डिमांड को देखना होगा, कंजम्पशन को देखना होगा, उसी हिसाब से हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे, एक्सचेंज करेंगे गुड्स वगैरह को विद द अदर थिंग लाइक मनी है, और डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, और फिर जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आप ये देख सकते हैं क्या इकोनॉमिक्स के अंदर मेन चीज़ है। अब मैं इसके ऊपर आपको और लंबा लेक्चर दे सकता था, कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है, एक्सचेंज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर और एक प्रॉपर डेफिनेशन दे सकता था, लेकिन उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक है, लेकिन आप बेसिक चीज़ें दिमाग में रखिए। आपसे डिवीजन पूछे, आप ये 5 चीज़ें लिख दीजिए और इनके अंदर लिख दीजिए। कंजम्पशन है तो भैया जो डिमांड है उसका क्या, आप कितना कंजम्पशन हो रहा है आपके प्रोडक्ट्स का और पहले कितना हुआ था उसका आप फिगर ले सकते हैं, और उसको देखते हुए अब आप अपना प्रोडक्शन को आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के आप उसमें और ध्यान से कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इकोनॉमिक सब्जेक्ट है आपके पास तो आपसे कोई ना कोई तो पूछेगा इम्पोर्टेंस क्या है इस सब्जेक्ट की। तो इम्पोर्टेंस को मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंस नहीं लिखे, मैंने आपके लिए बस बेसिक जो इम्पोर्टेंट है वो लेके देखिए। सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस फॉर ए स्कॉलर, डिटेल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसके ये इकोनॉमिक्स बताने की कोशिश क्या करता है स्कॉलर की दृष्टि से, अगर हम कहें तो ये रिलेशनशिप बताता है किस चीज़ की क्या कारण है और क्या परिणाम होंगे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। पैसे से रिलेटेड अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो क्यों कर रहे हैं और इसका क्या प्रभाव होगा, ये आप समझ लीजिए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। अब देखिए सेकंड, सिग्निफिकेंट फॉर प्रोसीजर, सिग्निफिकेंट फॉर प्रोसीजर यानी कि इम्पोर्टेंस फॉर प्रोड्यूसर, सॉरी प्रोसीजर कह रहा हूँ मैं, फॉर प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब क्या, जो कंपनी में किस मतलब जो भी चीज़ प्रोड्यूस करेगा, तो प्रोड्यूसर कैन ऑब्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट ओनली व्हेन देयर इज मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड मिनिमम कॉस्ट। बहुत ही प्यारी लाइन लिखी हुई है। अब प्रोड्यूसर जो है वो चाहता है ज़्यादा प्रॉफिट, लेकिन वो जब भी हो सकता है जबकि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो और उस प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने में कॉस्ट बहुत मिनिमम आए, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट हो। अब इस चीज़ को ऐसा भी समझ सकते हैं, मैंने अभी आपको पीछे ही बताया था कि ये जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ये हम क्यों करेंगे, क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो इसलिए हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन करना होगा। और प्रोडक्शन करते में हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा ना है, जैसे लेबर कॉस्ट है, मशीनरी है, ठीक है, सो ह्यूमन कैपिटल है, इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर के हिसाब से बात की जाए इकोनॉमिक्स की तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू मैक्सिमाइज ह्यूमन वेलफेयर। इकोनॉमिक्स यानी कि वेल्थ, और वेल्थ मीन्स क्या, वेल्थ तो है ही मैक्सिमाइज ह्यूमन वेलफेयर, इंसानों का भला करने के लिए ही तो है। इंसान काम ही इसलिए कर रहा है कि उसका भला हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सके। सही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये तीन है, अच्छे से याद कर लीजिए इन तीनों को और इनको आप लिख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट। देखिए मैं ज़्यादा ना इधर उधर की बात करके और बहुत धीमे धीमे बोल के ना वीडियो को बढ़ाने जैसा कुछ भी सीन नहीं है। 15 मिनट का वीडियो आप तीन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं। आपके लिमिटेशंस हैं, डिविजन्स हैं और इम्पोर्टेंस हैं। अब हम लिमिटेशंस पे हैं तो इसको भी जल्दी से फिनिश करते हैं। तो लिमिटेशंस इकोनॉमिक्स की क्या है, स्टडी ऑफ नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ नॉट डन। मतलब नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है ये वो नहीं करता है, ये तो ह्यूमन से ही रिलेटेड है ना, तो वो भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्टडी ऑफ ओनली द करेक्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी, व्हाट द मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज़ अ लीगल सेंस। मतलब ये सिर्फ वही लोग हैं जो प्रॉपर पैसे में डील कर रहे हैं, जो प्रॉपर वेल्थ में डील कर रहे हैं और जो लीगली कर रहे हैं, जो चीज़ रजिस्टर्ड है, जो चीज़ सही है, वो इंसान जो सोसाइटी में रह रहे हैं और प्रॉपर डील कर रहे हैं। तो ये सिर्फ इकोनॉमिक्स उन्हीं में डील करेगा, इलीगल चीज़ों में और इलीगल मनी ट्रांजैक्शन, इलीगल वेल्थ में ये डील नहीं करती है। तो इसकी लिमिटेशंस हैं। द प्रिंसिपल्स आर नॉट यूनिवर्सल। इसके प्रिंसिपल्स जो है जो हमने पढ़े ये यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल मीन्स जो सब जगह एप्लीकेबल हो, क्योंकि ये बदलते हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि जब भी कोई अलग प्रॉब्लम आती है, अलग क्राइसिस आते हैं, तो वो लोग इकोनॉमिक्स में अपनी सिचुएशन को देखते हुए, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए ये चीज़ों को चेंज करते रहते हैं। एंड इट इज़ ओनली अ साइंस, ये एक साइंस है पूरी तरीके से, जो कि हमने अभी पीछे ही पढ़ा। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए क्या, नॉन ह्यूमन एक्टिविटी है और शॉर्ट में बता रहा हूँ, नॉन ह्यूमन एक्टिविटी है, ये लीगल जो है करेक्ट पर्सन उसमें डील करती है, और ये यूनिवर्सल नहीं है, और ये एक साइंस है पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स, क्योंकि यहाँ पे मेथड्स का यूज़ होता है, जब से हमने पीछे प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आराम से उसे याद कर सकते हैं। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बेसिक सा बताता हूँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या है, बेसिकली अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। अगर पेट्रोल के प्राइसेस बहुत हाई हो जाते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं, कार वगैरह, बाइक वगैरह कम परचेस करते हैं। आजकल देख रहे हैं कि पेट्रोल बहुत है, हाई हो रहा है और बढ़ेगा ही, इलेक्शंस आने वाले हैं, ठीक है, इन इंडिया। सो उसके बाद फिर अब हम लोग ना स्विच कर रहे हैं ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, तो हमें अल्टरनेट ढूंढना होता है। दूध अगर ज़्यादा है तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो हम नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें आप देख सकते हैं। तो ये कंप्लीटली प्योर साइंस है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। सो थैंक यू। इसी के साथ वीडियो फिनिश करते हैं, और जितना हो सके उतना एक बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।
थैंक यू वेरी मच।